आप सभी का स्वागत है। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते सुनते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी। विश्व हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम साठोत्री कविता के अग्रणी कवि धूमिल और उनकी कविता मोचीराम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम धूमिल के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और धूमिल के काव्य में जो संवेदना है उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी कविता में साठोत्री पीढ़ी के अग्रणी कवियों में धूमिल का नाम लिया जाता है और कुछ आलोचक धूमिल को अकविता आंदोलन का हिस्सा भी मानते हैं। लेकिन उनकी कविताएं पढ़ने से ये साक्ष्य मिलता है कि धूमिल कविता की जड़ रूढ़ियों को तोड़कर ठहरी हुई कविता को एक नई गति प्रदान करते हैं। और साठोत्री कविता का जिक्र आते ही सबसे पहले धूमिल का नाम ही आलोचकों की जुबान पर आ जाता है। और परमानंद श्रीवास्तव ने कहा भी है कि नाम रूपहीन जान पड़ने वालों पर इतिहास के खास मोड़ पर अचानक सार्थकता प्रदान करने वाली कविता को युवा कविता जैसी संज्ञा दिलाने का अगर श्रेय बहुत कुछ अकेले धूमिल को है, जिन्होंने कविता की अंतर्वस्तु और बनावट में और एक तरह से देखा जाए तो कविता की पूरी अवधारणा में क्रांतिकारी परिवर्तन का उन्होंने संकेत दिया। धूमिल के बाद कोई दूसरा कवि उस अर्थ में अपने स्वतंत्र काव्य मुहावरा विकसित करने में सफल नहीं हो सका जिस अर्थ में धूमिल उग्रता, असहमति, आक्रोश या विद्रोह को अपना स्वाभाविक अनिवार्य मुहावरा बनाने वाली प्रतिपक्ष धर्मी अथवा प्रतिबद्ध युवा कविता के लगभग प्रतिनिधि वे बनते चले गए। अब उनके काव्य संग्रह के बारे में थोड़ी चर्चा हम करते हैं कि उनका पहला काव्य संकलन है जो संसद से सड़क तक, जबकि उनके कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी प्रकाशित हुए, लेकिन वो दोनों काव्य संकलन उनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए। धूमिल उच्च शिक्षित तो नहीं थे, पर उनके लिए कविता लिखना न शौक थी न यश प्राप्ति का माध्यम। वे कविता के माध्यम से समाज के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने आए थे। यानी धूमिल को न तो कविता लिखने का शौक था और न वो यश प्राप्ति के लिए कविता लिखना चाहते थे, लेकिन वे कविता के माध्यम से समाज के विकास में अपना सक्रिय योगदान देने आए। उन्होंने कविता को नई दृष्टि से, एक तरह से हम कह सकते हैं, परिभाषित किया। धूमिल एक विद्रोही कवि है और उन्होंने कविता को कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टियों से बदलने का प्रयास किया। उन्होंने अपने बद्धेश बिंबों से नई कविता और अकविता की अभिजात्य को तोड़ा। उनके लिए कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका प्रयोग कविता में न हो सके। इसलिए कुछ आलोचकों ने धूमिल पर अश्लीलता का आरोप भी लगाया है। यह जरूर है कि धूमिल की कविता में ऐसे शब्दों की भरमार है जो कविता को अश्लील बनाती है। कई जगह उनके बिंब नारी अस्मिता का उपहास भी उड़ाते हैं, किंतु धूमिल यह भी जानते हैं कि कविता आदमी को आदमी बनाती है। धूमिल कहते भी हैं, भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल कविता को इंद्रिय बोध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे मानवीय विवेक से जोड़ने का एक उपक्रम करते हैं। इसलिए वे कविता की हदों को भी फांदना चाहते हैं और यह धूमिल की कविता की एक, हम कह सकते हैं, उनकी शक्ति है। और जो अपने पाठ्य पुस्तक में है, अपने पाठ्यक्रम में जो कविता है वो मोचीराम, इनके काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक से ली गई है। तो उनकी कविता पढ़ने से पहले हम धूमिल की काव्य में जो संवेदना है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो धूमिल ने जितना भी लेखन का कार्य किया है, अगर उनके संपूर्ण लेखन का लेखा जोखा अगर हम करें तो वह संपूर्ण लेखन का लेखा जोखा हमें उनकी जो कविता है मोचीराम में हमें मिल जाता है। और मोचीराम कविता के आधार पर धूमिल की काव्य संवेदना पर हम प्रकाश डाल सकते हैं।
समकालीन कविता के प्रमुख आधार स्तंभ के नाते धूमिल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और धूमिल की कविता में राजनीति पर जबरदस्त और करारा व्यंग्य धूमिल ने किया है। आज़ादी के बाद सालों गुजर चुके आम आदमी के जीवन में कोई नया परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए सारा देश मोह भंग से पीड़ित है। मोह से, दुख से, यानी वो पीड़ित 70 साल बीत जाने के बाद भी आम आदमी अभी पीड़ित है। और इस पीड़ा को ही धूमिल ने अपने कविता की विषय वस्तु बनाया है। और धूमिल ने संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इन 3 काव्य संग्रहों में उनकी कविताओं के माध्यम से उसे व्यक्त किया है। उनकी कविता में पीड़ा और आक्रोश देखा जा सकता है। आम आदमी का आक्रोश कवि की वाणी में घुलता है और शब्द रूप धारण कर कविताओं के माध्यम से कागज पर उतरता। बिना किसी अलंकार, साज सज्जा की सीधी, सरल और सपाट बयानी आदमी की पीड़ाओं को अभिव्यक्ति करती है। संवादात्मकता और व्यंग्यात्मक शैली लिखी धूमिल की कविताओं का केंद्र सदैव और सदैव आम आदमी ही रहा है। यानी उनकी सारी कविताएं संवादात्मक शैली में, व्यंग्यात्मक शैली में मिलती है और उनकी कविता का विषय और केंद्र और आम आदमी रहा है। संसद को चलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था आम आदमी की भलाई की बात करती है, पर असल में वे अपनी ही भलाई की सोचते हैं। ये धूमिल ने अपनी कविता में कहा है। राजनीति में प्रवेश कर चुका हर एक खद्दरधारी, टोपीधारी आम आदमी को खून चूस रहा है। धूमिल ने ये अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया आम आदमी की पीड़ा को। और धूमिल ने कहा भी है कि राजनीति में जो आदमी प्रवेश कर लेता है, जो खद्दरधारी, जो टोपीधारी है, इन किन प्रकार वह आम आदमी को खून चूस रहा है। और वर्तमान राजनीति में राजनेताओं के चेलों की एक लंबी फौज तैनात हो गई है, अर्थात संसद से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मूल मंत्र हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाला बन चुका है। ये धूमिल कहते हैं कि हम भ्रष्टन के और भ्रष्ट हमारा वाला बन चुका है। चुपचाप तुम भी खाओ और मैं भी खाता हूँ का धर्म बड़ी ईमानदारी से निभाया जाता है। राजनीति में धूमिल व्यंग्य करते हैं कि वो कहते हैं कि भारतीय राजनीति में ये व्यवस्था घर कर गई है कि चुपचाप तुम भी खाओ और मैं भी खाता रहूँ। ये धर्म, और इसे बड़ी ईमानदारी से निभाया भी जा रहा है। यह व्यवस्था चूहों के समान आम आदमी के सपनों को लगातार कुतर कुतर कर खा रही है। ये भारतीय राजनीति व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हैं धूमिल। और वे कहते हैं कि जिस तरह से भी चूहा हर वस्तु को कुतर कुतर देता है, उसी भांति आम आदमी के सपनों को कुतर कुतर कर नष्ट कर रही है, खा रही है। और धूमिल की कविताओं में ऐसी स्थितियों में विरोध में आक्रोश है। बार बार आह्वान कर कभी आम आदमी की कमजोरियों पर उंगली रखकर चेतित करने का प्रयास कर रहा है। आम आदमी के सामने धूमिल की कविता जीवन सत्य उघाड़ कर रख देती है ना। आम आदमी के जीवन की संपूर्ण सत्यता धूमिल की कविताओं में देखे जा सकती है। अब उनकी कविता पढ़ते हैं। मोचीराम। रामपी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आम आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूतों से झांकती हुई अंगुली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। कविता का हम भावार्थ अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो का आकार बहुत बड़ा न हो जाए, इस दृष्टि से हम अगले वीडियो में इसका कविता का भावार्थ है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, उसके बारे में पढ़ें। एक बार पुनः आप सभी को हिंदी दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।